तो आज तारीख है 27 नवंबर, और आज की अगर पहली न्यूज़ की बात करें तो वो आई है WHO ने अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि साउथ अफ्रीका में कोरोना का एक नया वेरिएंट आया था जो लगभग 10 गुना ज़्यादा म्यूटेंट माना जा रहा है, फैलने में भी उसकी एपिडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो उसका नाम है B11529 था। उसका नाम रख दिया गया है WHO के द्वारा ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन नाम रखा गया है, तो बस हमें पता होना चाहिए ये कहाँ मिला, तो साउथ अफ्रीका में। और बाय द वे काफ़ी जगह सैंक्शंस भी लगा दिए गए हैं कि साउथ अफ्रीका से कोई आएगा नहीं। इंडिया ने भी बहुत हार्ड कर दिया है कि साउथ अफ्रीका से अगर कोई आता है तो उसको कम से कम RT-PCR चेकअप तो करवा ही रहा है, उसके बाद भी क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये रिपोर्ट में बेसिकली क्या है कि तकरीबन 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है जो बिहार की है वो पॉवर्टी में जी रही है, और वहीं झारखंड सेकंड नंबर पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है 42%। और अगर पॉवर्टी की बात करें तो सबसे कम पॉवर्टी है वो है केरला में। केरला में केवल 13% है। तो अगर हम इसको जोड़ना चाहें ना तो हम जोड़ के देख सकते हैं इस भी चीज़ से कि कहाँ कितनी ज़्यादा एजुकेशन अच्छी है। बिहार में सबसे कम तो बिहार की देख लो पॉवर्टी सबसे ज़्यादा, और केरल में एजुकेशन इंडेक्स में हमारे यहाँ सबसे ऊपर है, तो केरल में पॉवर्टी सबसे कम। वहीं बेसिकली ये किस काम आते हैं तो हम जानते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा हो तो पब्लिक पॉलिसी बनाने के काम में आता है। और इसमें बेसिकली कहा जाए ना तो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या जो सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स हैं उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा है। और ये किस पे बनाए गए, कौन से स्टैंडर्ड्स रखे गए, तो इसमें 3 तो मानक रखे गए हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ये तीनों के तीनों मानक किसके स्टैंडर्ड के हैं, तो वो ऑक्सफोर्ड जो पॉवर्टी इंडेक्स आता है उसके, और जो UNDP का स्टैंडर्ड है उनको मैच करते हुए रखे गए हैं। अब सुनो, ये तो हो गई इंडिया की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी आता है। उसके हिसाब से जो साउथ एशिया है और जो सहारा कंट्रीज हैं वो सबसे ज़्यादा पुअर है, और उसके हिसाब से ग्लोबल के हिसाब से इंडिया में तकरीबन 22 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी में जी रहे हैं। और ये 22 करोड़ जो भी घर पॉवर्टी में जी रहे हैं ना, उनमें से 2/3 घरों की महिलाएं कभी भी स्कूल नहीं गई हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाएं जिस घरों में स्कूल में नहीं जाती हैं वो और ज़्यादा पुअर होते हैं ज़्यादातर। वहीं हम बात करें कि जब भी पॉवर्टी की बात करते हैं अपन लोग, तो ओवरऑल जितने भी लोग इंडिया में जो 23 करोड़ लोग 22 करोड़ लोग पुअर में हैं, उनमें 6/5 लोग, मतलब हर 6 में से 5 लोग वो हैं जो किसी लोअर ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं या किसी लोअर कास्ट से आते हैं, मतलब SC ST से। तो हम देख सकते हैं वही लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं। और लोग कहते हैं ना आरक्षण का असर बहुत हो रहा है, लोगों को बहुत अपलिफ्टमेंट मिला है, फिर भी जब भी हम पॉवर्टी देखते हैं तो इनमें ही सबसे ज़्यादा है। और ये हम जानते हैं ये इंडेक्स 2010 से शुरू किया गया था। तब उस समय हमारे पास में योजना आयोग था जो बाद में बदल के 2014 में नीति आयोग हो गया, तो अब नीति आयोग लॉन्च करता है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है अभी, जो अपने अटॉर्नी जनरल है वेणुगोपाल को लेके। तो उन्होंने हाल ही में जो कहा है कि जो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील है NCA, उसको बनाने की बात की जा रही है। बेसिकली NCA क्या है, हाई कोर्ट के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के नीचे, मतलब दोनों के बीच में एक कोर्ट बना दिया जाए जिससे सुप्रीम कोर्ट पे ज़्यादा लोड ना पड़े और हाई कोर्ट के जो केसेस हैं वो NCA के द्वारा जल्दी सॉल्व किए जाए, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए। लेकिन अब इसमें देखो, ये सुनने में बड़ा अच्छा है कि हाँ जो दीवानी वगैरह केस है वो इसी लेवल पे सॉल्व कर लिए जाएंगे, मतलब दीवानी जैसे केसों के लिए एपेक्स बॉडी सुप्रीम कोर्ट नहीं NCA को बना दिया जाए तो काफ़ी केसेस बट भी जाएंगे, ये सब चीज़ें कर दिए जाए। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि ये एक तरीके से जुडिशरी में एक और लेयर जोड़ने जैसा होगा। ये वैसे ही हम लोग इतने लेट करते हैं इंडिया में, देखा जाए किसी को भी न्याय देने में, और लेट करवाएगा ये चीज़ें। एडवोकेट्स का इसमें और ज़्यादा फायदा होने लगेगा, आम इंसान और परेशान होगा और लिटिगेशंस और ज़्यादा बढ़ेंगी। ये इसके बैकलैशेस भी हैं। तो दैट्स ऑल। एक हमें पता होना चाहिए कि NCA क्या है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, कि डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर हाल ही में ओपिनियंस पूछे गए थे लोगों के। तो इसका एक डाटा निकल के आया है जो बहुत अजीब डाटा है, जैसे मतलब आशा नहीं की थी कोई ने ऐसा, कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, जहाँ पे हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, वहाँ तकरीबन 80% लोग ये मानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जस्टिफाइबल है। मतलब उन लोगों ने उसका दे दिया कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो इस वजह से होता है और वो जस्टिफाइबल है। वहीं हम देखते हैं कि नागालैंड और त्रिपुरा जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं, उनमें केवल और केवल 14% ही मानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जस्टिफाइबल है, मतलब जस्टिफाइबल मानते नहीं है वो लोग। तो दैट्स ऑल, बस ये एक छोटा डाटा था। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो आई है दक्षिण शक्ति एक्सरसाइज को लेके।
तो बेसिकली हमारी जो पैरामिलिट्री एक्सरसाइज है, हमारे जो पैरामिलिट्री ट्रूप्स होते हैं उनको द्वारा ये एक्सरसाइज की गई है हाल ही में जैसलमेर में, जिसका नाम रखा गया है दक्षिण शक्ति एक्सरसाइज। बेसिकली हम देखते हैं पैराशूट वगैरह से कूदना और फिर वहां पे जाके कैसे पोजीशंस वगैरह लेनी है, तो इन सब की ट्रेनिंग हुई थी, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है आरबीआई को लेकर, कि आरबीआई ने हाल ही में एसबीआई पे पेनल्टी इंपोज कर दी है 1 करोड़ की, रेगुलेटरी अलायंसेस को सही तरीके से फॉलो ना करने के लिए। और आरबीआई ने कुछ चीज़ें और भी चेंज कर दी हैं जो हमें जानना जरूरी है। पहला तो देखो, जो 15% स्टेक्स किसी के होते थे इक्विटी में, वो तुम अगर 26% तक अब रख सकते हो कोई किसी भी बैंक के, अगर तुम प्रमोटर हो तो। और 5 साल तक का लॉकिंग पीरियड होगा बाय द वे, जब तुम 26% के किसी भी बैंक के स्टेक रखोगे। और जो नॉन प्रमोटर्स हैं वो तकरीबन 10% के स्टेक्स रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और जो हम देखते हैं इनिशियल बैंकिंग लाइसेंस के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी वो 300 करोड़ की होती थी, उसको बढ़ा के तकरीबन 1000 करोड़ कर दिया गया है। तो ये कुछ 1-2 चेंजेस हैं जो हमें जानना जरूरी है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई अशोक लेलैंड को लेके, कि अशोक लेलैंड के हाल ही में जो सीईओ है, हम जानते हैं विपिन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब नए सीईओ हो सकता है 1-2 दिन में आ जाएंगे। और अशोक लेलैंड हम जानते हैं कि गाड़ियाँ वगैरह बनाती हैं, ट्रक्स वगैरह बनाती हैं। 1948 में इस कंपनी का स्थापना की गई थी अपनी आज़ादी के 1 साल बाद, और हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी जो पुतिन भारत के दौरे पे आने वाले हैं अगले महीने, और अब डेट फिक्स हो गई है, अभी तक डेट फिक्स नहीं थी। तो 6 दिसंबर को वो भारत में आएंगे और तकरीबन 2 दिन भारत के दौरे पर आएंगे। और देखते हैं उस समय जो भी पैक्ट्स वगैरह होते हैं वो तो उसी समय बात करेंगे। 7 दिसंबर से न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज को लेकर, कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स एक मेरीन टाइम ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कर रहा है जिसका नाम रखा हुआ है दोस्ती। तो इसका ये 15th एडिशन है जो 5 दिन तक चलेगा। और इंडिया की तरफ से हम जानते हैं कि जो वर्ण है, अपूर्वा है, जो आईएनएस है हमारे बाय द वे, इंडियन नेवी शिप्स हैं, तो वो इसमें भाग लेंगे। तो एक यहाँ पे बेसिकली ये है कि इस एक्सरसाइज में क्या होगा, कोशिश की जा रही है कि मरीन टाइम सिक्योरिटी को हम लोग और ज़्यादा बढ़ा सके हिंद महासागर में, और इंडिया और इन देशों को भी और ज़्यादा सिक्योर बना सके। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो अभी आई है पॉस्को केसेस की पेंडिंग को लेके। एक बहुत ही चौंकाने वाला डाटा आया है बाय द वे। प्रजा फाउंडेशन है, उसके द्वारा जो ITIs वगैरह लगाई गई थी, उसमें ये निकल के आया है कि तकरीबन 99% जो पॉस्को केसेस है ना, वो अभी भी पेंडिंग ही डले हुए हैं ट्रायल कोर्सेस जो कोर्ट्स में। और उनमें से हम ये जानते हैं जितने भी केसेस पेंडिंग है, उनमें 42% केस ऐसे हैं जो 18 साल से वो 18 साल से नीचे बिलो लोगों पे है, मतलब जिनमें कल्प्रिट 18 साल से छोटा है। तो बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि पॉस्को एक्ट के तहत भी, जिसमें कोर्ट कहती है कि जल्दी जल्दी फैसला दो, उसमें भी कितने % तक केस इसमें रहते हैं। और देखो यही डाटा है जो निकल के आता है, तभी जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जो सरकार पे दबाव बना सकते हैं, वो ये डाटा निकलना इसलिए और ज़रूरी होता है कि अब ये लोग दबाव बनाएंगे। अब तुम देख लेना, इस जो 99% अभी पॉस्को में हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जल्दी ही पेंडेंसी कम होने लगेगी। पॉस्को हम लोग जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, जो आया ही इसीलिए था कि किसी भी प्रकार की अगर सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है किसी भी चाइल्ड को, तो उसको प्रिवेंट किया जा सके, दैट्स ऑल। और चाइल्ड की अगर बात की जाए तो चाइल्ड इसमें जो UN की बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से 18 साल के नीचे का कोई भी बच्चा है वो चाइल्ड माना जाता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है NBFID को लेके, नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली NBFID हम लोग जानते हैं कुछ समय से बंद पड़ी थी, वो किसी को लोन वगैरह नहीं दे रही थी। तो अभी जब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी दोबारा से लॉन्च की गई, तो ये कह दिया गया है कि तकरीबन 200 प्रोजेक्ट के लिए यह 10,000 करोड़ की अलग अलग लोन्स देगी, सरकार इसको फंड देगी, और ये NBFID फंड उपलब्ध करवाएगी अलग अलग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए। और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी के अंतर्गत ये पूरा काम होगा। और बाय द वे ये फंड केवल ऐसे सरकार से ही नहीं देगी, ये मतलब मार्केट बोरोविंग भी करेगी, ये कई जगह से जो देखते हैं बॉन्ड्स वगैरह है वो भी जारी करेगी। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी आंध्रा को लेके, कि आंध्र प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलके एक $250 मिलियन की डील की है। बेसिकली ये है SALT जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। अब SALT प्रोजेक्ट क्या है,
सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली जो आंध्र प्रदेश में टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना, एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इसके लिए ये लोन दिया जाएगा $250 मिलियन का, वर्ल्ड बैंक को आंध्रा को देगी वो। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है वेज रेट इंडेक्स को लेके। वेज रेट इंडेक्स बेसिकली इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो बेस ईयर है, वेज रेट इंडेक्स हम जब भी नापते थे तो जो बेस ईयर था वो 1959 1960 रखा जाता था, तो उसको चेंज करके 2016 कर दिया है। और बेसिकली ये एनएसओ है और आईएलओ है, उन दोनों की संतुति पे किया गया है ये पूरी चीज़, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा इसको बदला गया है। और पहले इसमें 21 इंडस्ट्रीज आती थी जो अब तकरीबन बढ़ के 32 हो गई है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है मूडी को लेके कि हम जानते हैं मूडिंग हुई, एसएमपी हुई, फिंच हुई, ये रेटिंग एजेंसीज है जो फोरकास्ट करती हैं कि कौन सी देश की ग्रोथ कितनी रह सकती है। तो अभी इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 2021 के लिए मूडी ने घटाकर 5.8% कर दिया है, और बेसिकली मूडी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है कल हम जानते हैं कल 26 नवंबर था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी था, 72nd कॉन्स्टिट्यूशन डे था। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके अंगीकृत हो गया था, 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इसको बनाया गया था, जो 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद MN रॉय ने की थी, जिसको फॉर्म किया गया था बाद में, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही इसको बनाया था। और हम जानते हैं कि प्रारूप समिति थी जो इसकी मुख्य हेड थी पूरे संविधान को बनाने के लिए, जिसके मेन अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की जाए तो टेम्परेरी हेड जो बनाए गए थे पहली मीटिंग में वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और फिर बाद में परमानेंट हेड बन गए थे राजेंद्र प्रसाद। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, बेसिकली यहाँ से न्यूज़ खत्म होती है, यहाँ से एडिटोरियल शुरू होता है। तो एक पहला एडिटोरियल है वो आया है स्पोर्ट्स को लेके। देखो होता क्या ना, इंडिया में स्पोर्ट्स को उतनी महत्वता नहीं दी जा रही। भारत जैसे देश में स्पोर्ट्स में हम जो उत्साहजनक कार्य है वो नहीं कर रहे हैं। बेसिकली स्पोर्ट्स के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि 1.3 बिलियन लोगों में मात्र 7 मेडल लाए गए हैं, और उसको भी लेके लोग खुश हैं ओलंपिक्स में। तो बेसिकली लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम अगर चाइना से भी कंपेयर करें तो चाइना और इंडिया का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट सेम टाइम पे शुरू हुआ था जब हम देखते हैं 90s में, और आज तुम अंतर देख सकते हो दोनों में। चाइना ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड नंबर पे आता है ओलंपिक्स में इतने सारे मेडल जीत के, और हम केवल 7 मेडल जीते हैं। तो फेवरेबल इकोसिस्टम बनाना, फेवरेबल इकोसिस्टम डेवलप करना स्पोर्ट्स के लिए, ना केवल क्रिकेट के लिए बल्कि और खेलों के लिए भी, यह भी हमारे देश के जितनी भी सरकारें हैं उन सबकी भी जिम्मेदारी है। बुनियादी जरूरत, अब देखो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, लोग बुनियादी जरूरतों से जूझ रहे हैं। जब बुनियादी जरूरतें कहा जाता है ना कि लोग को पेट में खाना ही नहीं होगा तो वो स्पोर्ट्स के बारे में सोचेंगे कैसे, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स तुम कोई भी अपनाते हो तो किसी भी फिजिकल स्पोर्ट्स में तुम्हें अपनी प्रॉपर डाइट और भी चीज़ें लेनी पड़ती हैं जिनमें और खर्चा होता है, और लोगों के पास तो खाने के लिए खाना नहीं है। तो ऐसी चीज़ वो क्यों ही करेंगे जिनमें और ज़्यादा उनका पैसा खर्च हो, पहले से ही नहीं है। तो स्पोर्ट्स को हमारे देश में जब भी हम देखते हैं, खास करके गरीब लोग एक फेवरेबल करियर के रूप में तो नहीं देखते हैं। हाँ, मेनली प्रिविलेज जो लोग हैं वो लोग स्पोर्ट्स को एक करियर के रूप में देख सकते हैं, ऐसा कोई सही नहीं। तो हमारा जो स्पोर्ट्स का जो एरिया है ना, उसमें भी अगर हम गरीबों की भी चलो बात कर लें तो एक लिमिटेड एरिया तक ही जो टैलेंट ऑफ पीपल है वो एक लिमिटेड होता जा रहा है। जैसे हम देखते हैं टेनिस के हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो ज़्यादातर टॉप लेवल प्लेयर्स एक सर्टेन जो स्पोर्ट्स एकेडमी है वहाँ से ही निकल रहे हैं। वहीं हम देखते हैं रेसलिंग के खिलाड़ी हैं तो वो केवल हरियाणा और पंजाब वाले बेल्ट से ही आ रहे हैं सारे के सारे। तो क्या लगता है जब हम लोग एक ही जगह से चुनेंगे तो बेस्ट पॉसिबल टैलेंट आ पाएगा सामने उभर के? नहीं आ सकता। और सबसे पहले अगर तुम्हें बेस्ट पॉसिबल टैलेंट को अगर बाहर लेके आना है तो पहले तो तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, और फिर जो एवरेज रिक्वायरमेंट्स है लोगों की वो पूरा करनी जरूरी है सरकार को। लिमिटेड टैलेंट पूल के साथ में बिना डाइवर्सिफिकेशन के हम लोग स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकते, और इसके लिए नेसेसरी है इंफ्रा डेवलपमेंट की, और लोगों को बेसिक कम से कम जो खाना के लिए जो अकोमोडिटीज है उनको उपलब्ध करवाने की। जहां इंडिया बात करता है ना सुपर पावर बनने की, तो सुपर पावर ऐसा नहीं है कि तुम केवल मिलिट्री सुपर पावर बन जाओ या न्यूक्लियर सुपर पावर बन जाओ, तुम्हें कल्चरल सुपर पावर भी बनना पड़ेगा, और वो तुम तभी बन पाओगे जब हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा।
ठीक सी बात है। तो ग्रास रूट लेवल पे सरकार क्या केवल ऊपर से देखती है। बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में यही है कि सरकार केवल चीज़ों को ऊपर से देख रही है। सरकार को ग्रास रूट लेवल पे जाके इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, और जो पुअर या मार्जिनलाइज लोग हैं उन लोगों को कम से कम जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज है उनको पूरा करना पड़ेगा, अगर इंडिया में स्पोर्ट्स को भी बढ़ाना है तो, इंफ्रा के साथ साथ में। तो दैट्स ऑल इस एडिटोरियल में तो यही था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है छोटा सा ही, ओबेसिटी पर। ओबेसिटी बेसिकली ज़्यादा खा लेना या मोटापा। बेसिकली देखो, ओबेसिटी आजकल इंडिया में एक सोशल प्रॉब्लम बनती जा रही है, उभरती जा रही है और ज़्यादा, क्योंकि हम इंडिया में देखते हैं फास्ट फूड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब फास्ट फूड की प्रॉब्लम क्या है? पहला बात, फास्ट फूड कंपेरेटिवली सस्ता है। अगर तुम एक प्लेट देखते हो ना जिसमें काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, ये है वो है, वो प्लेट तुम्हें काफ़ी महंगी पड़ रही है, कई बार वो 100 रुपये से ऊपर की पड़ती है। और वहीं अगर तुम फास्ट फूड की बात कर रहे हो तो 20-30, 25-30 रुपये में लोगों का पेट भर जा रहा है। पहली बात तो अफोर्डेबिलिटी, दूसरा टेस्ट। फास्ट फूड का टेस्ट कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है किससे? नॉर्मल फूड से, क्योंकि तुम सब्जियां खाओगे, उन्हीं की जगह बर्गर पिज्जा खा लोगे तो हम समझ सकते हैं। और इसी की जगह कम टाइम, उनका नाम ही है फास्ट फूड, वो मिनटों में बन जाता है, 5 मिनट 10 मिनट में बन जाता है। वहीं उसमें अगर तुम दूसरा कुछ ऐसे डाइवर्सिफाई, अगर तुमने थाली भी मंगा ली होटल में जाके बैठ के, तो तुम खुद से देख लोगे आधा आधा घंटा लग जाते हैं बनाने में उन लोगों को, शेफ्स को। और बेसिकली देखो, सस्ता है तो हम जानते हैं कि जितने भी पुअर लोग हैं वो इनका ज़्यादा सेवन करने लगते हैं, और इसी वजह से ओवरऑल हेल्थ पे उनकी गलत असर पड़ रहा है। और इंडिया में हम जानते हैं 68% लोग ऐसे हैं जो पुअर कैटेगरी में जी रहे हैं। तो इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये हमारे एनएसएसओ की रिपोर्ट के हिसाब से बाय द वे, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल अगर फास्ट फूड को लेके है कौन है, तो वो पुअर लोग हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं, जिनके पास में रुपए नहीं है, जिनके पास में पैसे नहीं है। ऐसी फूड हैबिट्स के चलते ऐसी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इंडिया में बढ़ती जा रही हैं। और ओबेसिटी, जहां हम देखते हैं कि इंडिया में मात्र 3% लोगों में ओबेसिटी हुआ करती थी 1970 में, वहां आज 2021 में तकरीबन 15% से ज़्यादा लोग ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है जिस हिसाब से ये बढ़ रही है ना, अगले आने वाले 30 सालों में 2050 तक तकरीबन इंडिया की 40% जनसंख्या ओबेसिटी से जूझेगी। और ये बहुत बड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि आज हम अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका की ओबेसिटी तकरीबन 35% के ऊपर चली गई है, और वहां लोग मोटापे से ही सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। अब इस पे एक बात उठती है, हमारे कुछ लेजिस्लेटिव, उनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसका नाम एडिटोरियल में भी नहीं लिया गया, कि हमारे कुछ लेजिस्लेचर के ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा ये भी कहा गया कि फास्ट फूड पे बैन लगा देना चाहिए। फास्ट फूड पे बैन लगाना इसका कोई रास्ता नहीं है, ये तो तुम्हारी इकोनॉमी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, जिन लोगों को उससे जॉब मिली हुई है उनको नुकसान पहुंचाएगा, और आज एक गरीब जो 25 रुपए में भी अपना पेट भर ले रहा है उसको भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसके पास नहीं है 100 रुपए के वो पेट भर पाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल बर्गर पिज्जा या बड़ा पाव खा के अपना गुजारा कर रहे हैं। हमें लोगों की फूड चॉइस, देखो अब यही होता है, गरीबों के लिए वो नीड है फास्ट फूड, वहीं अमीरों के लिए फास्ट फूड चॉइस है। तो हमें लोगों की, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि अमीरों की, जैसे जिनके पास में खाने का पैसा है, अमीर का मतलब ये नहीं कि बहुत अमीर, मिडिल क्लास भी, उनकी फूड चॉइसेस को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और उनकी फूड चॉइसेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए सरकार को ऐसे कैंपेन लॉन्च करने पड़ेंगे जिससे लोगों में अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़े इन चीज़ों को लेके, जो कि नहीं है। लोग बस कह देते हैं कि हाँ फास्ट फूड खाना गलत है, उसके बाद भूल जाते हैं। लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये किस हद तक बुरा हो सकता है। और जो है कि सामान्य सब्जी आदि चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा लोगों के बीच में। वहीं जो गरीब लोग हैं, सरकार को खुद से इन चीज़ों की कोशिश करनी पड़ेगी कि सब्जियों के, देखो जब हम सब्जियों के दामों की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी खाना नहीं चाहता सब्जियां, बात यह है कि उसकी वो पहुंच से बहुत बाहर है। वो 80-90 रुपए की प्लेट कैसे खाए जब उसको 20-25 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए में एक बड़ा पाव या बर्गर या ये सब मिल जा रहा है। बेसिकली उसके लिए हमें सब्जियां करनी पड़ेंगी सस्ती, और सरकार को ऐसी स्कीम्स पे काम करना पड़ेगा जिससे हमारे देश में सब्जियां सस्ती हो पाए। बेसिकली उसके लिए चाहे अपन पेट्रोल की बात कर लें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, चाहे हम अफोर्डेबिलिटी की बात कर लें, चाहे हम लोग कृषि के अलग अलग टेक्नोलॉजिकल तरीके से कृषि को करने की बात कर लें, ओवरऑल सब कुछ करना पड़ेगा, तभी एक
आम इंसान की जो फूड है उसमें डाइवर्सिटी आ पाएगी, उसकी प्लेट में डाइवर्सिटी आ पाएगी, और इंडिया में बढ़ती हुई ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सकेगा अभी से, और इस पे अभी काम करना जरूरी है। तो दैट्स ऑल। आज की अगर बात करें 27 नवंबर की, तो यही कहना था जो हमारे एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।